morning everyone. I am Mudita and you watching your favorite one and only Mudita IS Warriors. आपकी डिमांड पे आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का आंसर शीट, वो भी एक टॉपर स्टूडेंट का। ये एक टॉपर स्टूडेंट का आंसर शीट है। मैथ्स का पेपर आपको कैसे करना चाहिए ये आपको समझ में आएगा, और यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करते हुए बहुत सारी चीज़ें भी बताऊंगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आपको ये फर्स्ट शीट नज़र आ रही है, जो आपको बुकलेट मिलती है, आंसर शीट मिलती है, देखिए बोर्ड में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, दोनों पे आके काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और आपको इन्फॉर्मेशन फिल भी करनी होती है। देखिए यहाँ पे जो आपको शीट मिलती है उसका फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो आपको शीट मिलेगी वो शीट आपकी 45-50 पेजेस की एक ही पूरी बुकलेट होती है, और यहाँ पे आपको इसके अंदर ही ग्राफ इंक्लूड करके दिया जाता है, मतलब अलग से आपको ग्राफ लेने की ज़रूरत नहीं होती, ग्राफ अटैच होता है। यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट कोड फिल करना होता है, और यहाँ पे अपना डेट और एग्जामिनेशन बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न में आपको फिल करना होता है। यहाँ पे आपको कोड नंबर बताना होता है। आपको जो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर के अलग अलग सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर 1 है, दूसरे का 2 और 3, तो इसको सेट मिलेगा ए, इसको बी, इसको सी, फिर जिसका 4 है उसको ए। यानी अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपके आगे वाले और पीछे वाले बच्चे का जो पेपर है वो आपसे थोड़ा डिफरेंट होगा, अलग सेट का होगा। ठीक है, सेट अलग सेट होने का मतलब होता है कि पेपर पूरा अलग नहीं होता लेकिन क्वेश्चन नंबर अलग होता है। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन 1 जो है वो अगले बच्चे के पेपर में क्वेश्चन 8 हो सकता है। ठीक है, तो नंबरिंग अलग होती है, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई पहले का क्या होगा, भाई दूसरे का क्या होगा। ठीक है, आगे पीछे वाले से इस तरीके से नहीं पूछ सकते क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग अलग होगी। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, डार्क करना होता है, और आपको सारी चीज़ें बतानी होती है। साथ में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर पे भी एक नंबर लिखा होता है, कोड लिखा होता है, उसको भी फिल करना होता है, और आंसर शीट में भी आपको ये कोड लिखा मिलता है, इस कोड को आपको फिल करना होता है 2 जगह और सिग्नेचर करने होते हैं। ठीक है, और ख़ास बात ये कि जो आप ये पूरी डिटेल फिल करोगे, इस वाली शीट को फाड़ के अलग कर दिया जाता है जब आपका पेपर चेक होने के लिए जाता है। बोर्ड का पेपर जब चेक होने जाता है तो जो फर्स्ट शीट होती है जहाँ पे आप पूरी डिटेल भरते हो, उसके 2 पार्ट्स किए जाते हैं और उसको हटा दिया जाता है, और यहाँ पे केवल एक बार कोड लगा दिया जाता है जिससे हम पेपर को पहचानते हैं। और जो पेपर चेक होने जाता है वो अलग जगह पे चेक होने जाता है, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के, हर स्कूल के टीचर्स होते हैं। तो अगर आपका पेपर आपके टीचर ने भी चेक किया ना तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि हमारे स्कूल के बच्चे का है, इसलिए टीचर बस आप जो लिखते हो उसके आधार पे आपको मार्क्स देते हैं, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जो आपका पेपर है जहाँ चेक होने जा रहा है आपको भी नहीं पता कहाँ चेक होने जा रहा है, टीचर्स बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कौन चेक करेगा, अच्छा टीचर करेगा, टीचर के हाथ में बस एक आंसर की होती है मार्किंग स्कीम, उससे वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चे ने जो किया है, पेपर टॉपर ने, यहाँ पे भी आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो पेपर है पूरा एक ही कलर के पेन से किया गया है, ब्लैक, तो ब्लैक या ब्लू आप कोई भी एक कलर का पेन यूज़ करें और बॉल पेन यूज़ करें। ठीक है, जेल पेन यूज़ ना करें। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस भी सेक्शन को अटेम्प्ट करें वो सेक्शन ऊपर मेंशन कर दें। वैसे मैथ्स के पेपर में हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि आप लोग पहले सेक्शन डी करें। मैथ्स का पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए, बी, सी, डी, जहाँ पे डी सेक्शन में आपको 6 मार्क के क्वेश्चन दिए होते हैं, ए सेक्शन में 1 मार्क के, यहाँ पे 2 मार्क के, और यहाँ पे आपको 3 मार्क के क्वेश्चन मिलते हैं, 3 और 4 मार्क के। अगर आप लोग लाइन से पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बहुत बार चांस होता है कि बच्चे का डी सेक्शन का क्वेश्चन छूट गया। डी सेक्शन का अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूटता है गाइस तो 6 नंबर जाते हैं। तो इसलिए पहले अगर बच्चा डी सेक्शन कर लेता है, फिर सी, फिर बी, या फिर पहले डी कर लिया उसके बाद बी फिर सी, तो ये रहता है कि अगर ए सेक्शन में 1 मार्क का है उसमें 1 लाइन में ही आपको सॉल्व करना होता है या 2 लाइन में। अगर पूरा एक सेक्शन भी छूट गया तो आपके 7-8 मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्लानिंग बनानी होती है क्योंकि 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चे ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मैं इसकी अच्छी बातें बताऊंगी क्या क्या इसने ध्यान दी है। सेक्शन मेंशन कर दिया है, ए सेक्शन ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो गिवन है वो लिखा, फॉर्मूला अप्लाई किया।
फॉर्मूले को अप्लाई किया। वैसे ये फॉर्मूले को बॉक्स भी बना सकते थे आप लोग, जो फॉर्मूला लिखें तो हर फॉर्मूले का भी बॉक्स बना लें। हाँ, मैथ्स में थोड़ा टाइम कम होता है, इसलिए हर जगह आपको टाइम नहीं मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे क्लियरली आंसर, तो इन्होंने क्या किया है, जो आंसर है आंसर को अंडरलाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर को भी बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन करें या बॉक्स बनाएं। और फॉर्मूले को भी, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूले का हर जगह मार्क्स होता है, हर जगह हाफ मार्क फॉर्मूले का होता है, तो आपको फॉर्मूला और आंसर को बॉक्स बनाना है। दूसरा, इन्होंने एक अच्छी चीज क्या की है कि हर क्वेश्चन खत्म होने के बाद इस तरीके से एक अंडरलाइन डाल दी है। थोड़ा मैं इसको जूम आउट करके उसके बाद दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको पेज में यहाँ पे रफ सेक्शन बना लेना है, क्योंकि आपको रफ करने के लिए अलग से शीट नहीं दी जाएगी। तो आप जितना भी रफ करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे देखिए अलग से इन्होंने क्या किया है, रफ इस तरीके से बना लिया। और हम लोग भी ऐसे ही बनाते थे। आपको एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ पे ऊपर लिख दो रफ वर्क। नहीं भी लिखते तो टीचर को समझ में आ जाता है, वैसे आप लिख दो रफ वर्क। और यहाँ पे आप जितना भी कैलकुलेशन करोगे वो सारा आपका रफ होगा। और ऐसा आप हर शीट पे, जैसे ही आपको शीट मिले, एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जाते हैं इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए, सब कुछ के लिए, तो उसी टाइम पे आप लोग हर शीट पे ये रफ वर्क बना लेंगे, ठीक है। और रफ वर्क हर शीट पे होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है कि जैसे ही एक क्वेश्चन खत्म होता है एक लाइन डाल दी है। ये क्वेश्चन 1 था, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन डाल दी और यहाँ से शुरू हो जाता है क्वेश्चन 2। यानी आपको शीट का इफेक्टिव यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, पूरा इसी में कंपाइल करना है और रफ वर्क भी इसी में करना है। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसके बाद पेज खत्म है इसलिए लाइन नहीं डाली है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे इन्होंने किया है और फिर अगेन यहाँ पे क्या किया है, लाइन डाल दी है। क्वेश्चन 4 के लिए फिर से क्या किया है, लाइन डाल दिया है। ये आपको लाइन नजर आ रही है, हल्की सी लाइन डाल दी है, उससे टीचर को बिल्कुल समझ में आ जाता है कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, टेंजेंट, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है। डायग्राम बनाया, लिखा, हो गया, ओके। ये सारे ए सेक्शन में 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। अब इन्होंने देखिए एक समझदारी की बात की है, जो मैंने आपको कहा कि सेक्शन ए के बाद जो इन्हें 1 मार्क के क्वेश्चन आते थे फटाफट से करके सेक्शन डी पे आ गए। डी पे क्यों आ गए, क्योंकि डी भैया 6 नंबर का होता है और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट नहीं किया जाता, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं आपको एनसीईआरटी से, सपोर्ट मटेरियल से सीधा उठा के क्वेश्चन दे देते हैं बुक का, ज़्यादा से ज़्यादा कोई वैल्यू चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं और 6 मार्क के मिलते हैं और फिक्स्ड होता है कि भाई 10, 20, 50 कुछ यही क्वेश्चन होते हैं, वही रिपीट होते हैं। अगर आप PYQ लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, इन्होंने ए सेक्शन के बाद सीधा डी सेक्शन पे आ गए। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैम, हम तो पहले ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे, वरना मार्क कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, देखिए टॉपर ने भी किया है, ए के बाद सेक्शन डी पे आ गया है। लेकिन आप ऐसा करिए कि सेक्शन डी डाला है तो सारे क्वेश्चन यहीं पे फिल करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेक्शन बी डाल दिया, क्वेश्चन आप डी का कर रहे हो, सी डाल दिया, ए का कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इनका कोलिनियर प्रूफ करने का। सो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए पहले इन्होंने जो गिवन है वो लिखा और फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले को भी एक चीज कर सकते थे, बॉक्स बना सकते थे बस इन्होंने, लेकिन टाइम क्या, मैं समझ सकती हूँ मैथ्स में टाइम की प्रॉब्लम होती है, टाइम कम होता है, तो यहाँ पे इन्होंने यूजिंग एरिया फॉर्मूला और इसको अंडरलाइन कर दिया। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप लोग फॉर्मूले को बॉक्स बनाए ज़रूर, तो और ज़्यादा टीचर को क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से फॉर्मूले को बॉक्स बना देते हो तो टीचर की नज़र सीधा यहाँ पे जाती है, इन सब चीज़ों पर भी नहीं जाती, तो उसको लगता है हाँ फॉर्मूला क्लियर है तो ठीक है, इसका यहाँ पे 1 मार्क तो क्लियर हो गया। इसके बाद फिर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी है और फिर आंसर आ गया, और आंसर जो है उसको आपको बॉक्स बनाना है। साथ में रफ वर्क जो है वो साइड में करते हुए चलना है, रफ के लिए अलग से शीट नहीं मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बेनिफिट बताऊं, एक बार क्या हुआ था एक स्टूडेंट के साथ कि रफ में यहाँ पे उसने कैलकुलेशन की और यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा कैलकुलेशन में, और एग्जाम में जल्दबाजी की वजह से यहाँ पे बच्चे ने आंसर गलत कर दिया। मतलब चेक तो यहाँ पे होता है, ये तो रफ होता है बच्चे के लिए, पर उसने यहाँ पे गलत कर दिया। बट जो एग्जामिनर था उसने जब चेक किया तो देखा कि यहाँ पे बच्चे ने बिल्कुल कैलकुलेशन सही की है, पर यहाँ पे गलत लिख दिया, तो भी उसको पूरे मार्क मिले। इसलिए अगर आप जो रफ करते हैं ना उसको काटिए मत, जो एग्जामिनर चेक करेगा वो अपने आप काट देगा, जो आप रफ कर रहे हैं उसको वैसे ही छोड़ दो। ऐसा भी बहुत बेनिफिट बच्चों को हुआ है कि कई बार उन्होंने रफ में सही किया है, वहां से भी मार्किंग मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का बहुत रोल होता है, क्योंकि अगर आपका
5 मार्क है, 6 मार्क्स में आ रहा है, तो 2 नंबर तो आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के होते हैं। सो यहाँ पे देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, अच्छे से पूरा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन किया है वो देखिए, पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कर दिया और जो कंस्ट्रक्शन किया है उसका एक बॉक्स बना दिया। एक चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि हर क्वेश्चन के बाद लाइन डाल दी है, क्योंकि जो शीट होती है उसमें क्लियरली पता नहीं चलता, वैसे क्वेश्चन खत्म होता है तो पता चल जाता है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर तो डालते ही हो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, लेकिन उन्होंने एक लाइन डाल दी है जिससे और ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है कि हाँ बच्चे को क्लियर है। और जो कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन के अभी एक बॉक्स बना दिया है पेंसिल से, तो और अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे इन्हें कितने मार्क मिले हैं, यहाँ पे इन्हें 4 मार्क मिले हैं, ठीक है, 4 मार्क मिले हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखा है और पूरा अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है कि जस्टिफिकेशन भी लिखा हुआ है। ये देखिए जस्टिफिकेशन बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, बट इन्होंने जस्टिफिकेशन लिखा है, बॉक्स बनाया हुआ है और यहाँ पे पूरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तब इनको 4 मार्क मिले हुए हैं। और ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन 6 मार्क में आता है, तो 6 में से इन्हें 4 मिले हुए हैं। कई बार आप बोलते हो ना, यार मैं तो सब कुछ करके आया हूँ, बिल्कुल अच्छा किया है, मेरे मार्क कहाँ कटे, तो देखिए इन्हें 4 मिला है, 6 आउट ऑफ 6 नहीं मिला है। सो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, हो सकता है कोई टीचर 5 भी दे दे। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर अगेन प्रोबेबिलिटी का है। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे ये 2 पार्ट है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, देखिए 2 लाइन में ही इन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी। यहाँ फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूले का फिर से अगेन बॉक्स बना सकते हैं। इन्होंने हर जगह आंसर को अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन करके आंसर को दिखाने की कोशिश की है। ओके, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद फिर ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। तो कंस्ट्रक्शन में जब भी आपके पास आता है तो आपको ये पता होना चाहिए गिवन, देखिए जो भी आपको कंस्ट्रक्शन का जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम बनाओ। डायग्राम क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी आपको प्रूफ में डायग्राम बनाना होता है। सो यहाँ पे पहले आप डायग्राम बनाओगे, क्योंकि डायग्राम का भी मार्क होता है। गिवन का हाफ मार्क होता है, टू प्रूफ का, क्या प्रूफ करने जा रहे हो उसका हाफ मार्क होता है, और फिर प्रूफ का। तो आपको लिखना होता है गिवन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं कि गिवन क्यों लिखना। गिवन बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। टू प्रूव आप क्या प्रूव करने जा रहे हो, और प्रूफ। और इसके अलावा अगर आप डायग्राम में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे आपने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, तो आप उसे कंस्ट्रक्शन में भी लिखोगे, एक और पॉइंट लिखोगे कंस्ट्रक्शन, और फिर उसमें डालोगे बाय कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ दिस लाइन। ओके, सो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, तब जाके मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रूफ किया है और उसके बाद इन्हें प्रूफ में मार्किंग मिली हुई है। और टीचर के पास क्या होता है, टीचर के पास भी एक आंसर शीट में ही आगे एक कॉलम होता है, वहाँ पे पूरा 1 2 जितने क्वेश्चन होते हैं 28 तक 25 तक उसकी नंबरिंग होती है, और टीचर को उसे फिल करना होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में 1 आउट ऑफ 1 दिया, सेकंड क्वेश्चन में 2 दिया या 1.5 दिया, वो पूरा टीचर को फिल करना होता है। तो टीचर वहाँ पे भी मार्किंग करती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे वही चीज़ मैंने जो बताई कि अगर आप लोग का कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा की है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA OB OP, यहाँ पे इन तीनों को ज्वाइन किया है। तो ये एक लाइन सिर्फ लिखने से आपका आंसर कितना इफेक्टिव बन जाता है ये आप सोच नहीं सकते। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा है, उसके बाद प्रूफ किया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके 6 मार्क्स में आते हैं और फिक्स होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। ये पूरी कैलकुलेशन इफेक्टिवली, ओके। और आप लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, समझ सकते हैं कि आपको कम स्पेस में कितने अच्छे से अपना कॉपी को कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए सबसे पहले उन्होंने सेक्शन ए 1 मार्क वाला कर लिया कि 1 मार्क वालों में टाइम टेकिंग नहीं होता। फिर 6 मार्क का कर लिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा स्कोरिंग होता है। और फिर सेक्शन सी पे आ गए जो आपके 3 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं। अब 3 मार्क वाले क्वेश्चन करने के बाद इनके पास केवल बी बचेगा 2 मार्क वाले क्वेश्चन। तो सेक्शन सी में यहाँ पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको डायग्राम बनाने को बोला नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपका क्वेश्चन और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा,
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आप बिना डायग्राम के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हो तो और क्लियर होता है एग्जामिनर को कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, आपको ये बताना पड़ता है कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी कैलकुलेशन कितनी स्मूथली करी हुई है, कितने अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये कट किया हुआ है ये एग्जामिनर ही कट कर देता है, जब बाद में कैलकुलेशन करना होता है तो एग्जामिनर कट कर देता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, वैसे आपको कट नहीं करना होता है, पर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको बस एक इस तरीके से स्मूथली कट मार देना है, या इस तरीके से कट मार के और नेक्स्ट पेज पे करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि एक कट मारा, अरे नहीं अच्छा नहीं लग रहा, और कट मारा, अरे अभी भी नहीं अच्छा लग रहा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर बच्चों की तरह उसको रब करने लगते हैं कि भाई दिखे ना, अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। ये नहीं करना है। अगर आपसे गलती हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो जस्ट कट आउट, ओके, एक सिंगल कट मारना है बस, अपनी शीट को खराब नहीं करना है। कोशिश तो करनी है आप गलत करें ही ना, पर हो जाती है गलती तो एक हल्का सा कट मार दो, टीचर को समझ में आ जाएगा, एक कट मारोगे। अब देखो ये ग्राफ पेपर दिया हुआ है, ग्राफ पेपर यहीं पे आपको मिलेगा, शीट में लगा हुआ, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ मिला है तो आपको ग्राफ पेपर में आया भी हो। मैथ्स की शीट में ग्राफ ऑलरेडी लगा के देते हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में हमें ग्राफ ऐसा नहीं मिलता जो हमें ग्राफ में ड्रॉ करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीचर ने कट किया है क्योंकि ग्राफ यहाँ पे होगा नहीं बनाने के लिए। हर जगह इन्होंने रफ में कैलकुलेशन की है, तो आप भी जितनी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप ध्यान रखें कि आप मन में ही कर लें। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपका इतना शार्प होना चाहिए कि आप फटाफट फटाफट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब तो आपको याद होने चाहिए। अब लेकिन जो भी कैलकुलेशन करनी पड़े यहाँ पे आप लोग रफ वर्क में साथ साथ करते हुए चलेंगे। और ये शीट तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी टेलीग्राम पे। मैथ्स में आपको विशेष ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, फॉर्मूले को जहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे उसको बॉक्स बनाएंगे, जब आपका आंसर आएगा तो आंसर को बॉक्स बनाएंगे। डायग्राम जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आप डायग्राम का यूज़ करेंगे। और कैलकुलेशन में आप लोग जो रफ वर्क है वो पैरेलल में रफ वर्क करते चलेंगे। और ये पॉइंट आप सीख सकते हैं इनसे कि आपको देखिए कोई मेहनत नहीं करनी, जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है स्केल की भी जरूरत नहीं है, हाथ से बस लाइन के ऊपर एक लाइन मार दो। ठीक है, हाथ से ही जो पेन है उसी से एक लाइन मार दो, तो उससे पता चलेगा एक क्वेश्चन खत्म हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो इससे आपका थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप हैंड राइटिंग या बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। तो बस आप मैथ्स में, साइंस में हैंड राइटिंग भी नहीं देखी जाती, तो बस आप इस तरीके से लाइन मारते चलो और आपको समझ में आएगा। तो ये आपका पूरा मैथ्स का पेपर था, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। और बोर्ड के पेपर के बारे में मैं अलग से आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगी कि और भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन करनी कैसे है, साथ में बोर्ड एग्जाम में क्या क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होती है, पेपर के सेट के बारे में नहीं पता होता कि भाई सबका पेपर अलग होता है, पेपर चेकिंग के बारे में नहीं पता होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और नेक्स्ट हम सोशल स्टडी का पेपर देखेंगे कि साइंस मैथ से बिल्कुल अलग होता है एसएसटी का पेपर, तो एसएसटी में कैसे लिखना है।